बायो का लेक्चर का ये सेकंड क्लास। और इससे पहले वाली क्लास में ये बताए थे कि अलैंगिक जनन कैसे होता है, और उसमें बहुत ही सारा विधि हम लोग पढ़े थे, जिसमें कुछ विधि था कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, इस तरह से लगभग हम लोग 6 विधि पढ़े थे। पुनरुद्ध भवन, 6 विधियां पढ़े थे। और उस विधि से हम लोग जाने थे कि अगर कोई जीव एक मतलब प्रजनन की क्रिया करता है जिसमें वो नर पार्ट्स और मादा पार्ट्स भाग नहीं लेते हैं, तो वो हमारा अलैंगिक था, और उसमें हम लोग पढ़े थे। और आज पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। देखो, सबसे पहली बात है कि लैंगिक जनन आखिर क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पहली बात है कि लैंगिक जनन से हम लोग को लाभ है, और लाभ ये है कि अगर कोई पौधा अगर कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो सबसे बड़ी फायदा ये है कि उसमें विभिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं, जो कि बेहद जरूरी है। विभिन्नता, अगर जीव में विभिन्नताएं नहीं आए तो वो जीव एक निश्चित समय के बाद उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव तभी जीवित रह सकता है वायुमंडल में जब उस वायुमंडल के जो सराउंडिंग, जो उसके पास है वायुमंडल है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनना पड़ता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बना तो उस वातावरण में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और मर जाएगा। जैसे हम लोग अभी बिहार में हैं, तो सोचो तो कि बिहार में ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, हमेशा ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर कोई हम लोग को बिहार से, जैसे यहाँ अगर हम नक्शा बनाऊँ तो ये वाला हिस्सा कुछ जम्मू कश्मीर का होता है, यहाँ पास बिहार वाला हिस्सा है, तो यहाँ से अगर हम लोग के कोई उठा करके हिमालय के पास पहुँचा दे एकदम, यहाँ इधर चले जाओ तो ये वाला हिस्सा चीन, और यहाँ अगर हम लोग को कोई पहुँचा दे तो बताओ तो कि यहाँ पास की जो टेम्परेचर होती है वो लगभग -60 डिग्री। हम लोग अभी जिस समय एकदम शर्ट पैंट में पूरी अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, फिर भी हम लोग को गर्मी लग रहा है। यहाँ का जो व्यक्ति होगा ना, अभी भी स्वेटर टोपी में होगा, पूरी तरह से एकदम पैक होगा। और अगर हम लोग को अचानक कोई वहाँ ले जा करके ऐसे खुले बदन छोड़ दे, तब पता चलेगा कि उस वहाँ से हम लोग का अर्थ ही उठ के आ गया। तो यहाँ पास देखो हो क्या रहा है कि हम लोग इस इन्वायरमेंट के लायक है ही नहीं, हम लोग यहाँ कंफर्ट फील ही नहीं करेंगे, और ऐसा हमारे अंदर में जो कोशिकाएं वो विकसित हुआ ही नहीं है कि इस इन्वायरमेंट को सह सके और मर जाएगा। इसीलिए विभिन्नता क्या है, बेहद जरूरी है, जो कि लैंगिक जनन में होता है। जबकि अलैंगिक जनन की बात करोगे ना, तो उसमें विभिन्नताएं एकदम नहीं होता है, मतलब लगभग ना के बराबर होता है। विभिन्नता लगभग ना के बराबर होता है। इसीलिए देखो कि एक गन्ना जिस तरह के रोपोगे उस सब दिन उसी तरह के रह जाता है, सब दिन। लेकिन मनुष्य में देखो तो ऐसा हो सकता है? जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर आनुवांशिकी, तो उसमें ये जानना है कि अगर जेकर मम्मी पापा ब्लैक ओकर बेटवा जाके बड़ी गोरा हो जाता है, तो लोग समाज वाला डाउट करे लगता है ऐसे कैसे हो गया तुरे। अब यहाँ पास देखो तो वहाँ पास हो क्या रहा है, चेंजेज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। और वो विभिन्नताएं अंदर में भी होनी चाहिए, बाहर में भी होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग आज देखने वाले लैंगिक जनन, और इस लैंगिक जनन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधा उसको बोला जाता है जो पौधे फूल देते हैं। पुष्पी पौधे किसको बोलते हैं? जिस पौधा में पुष्प में फूल होता है, फूल खिलता हो, वो हमारा पुष्पी पौधा कहलाता है। जैसे पपीता का फूल नहीं लगता है, चमेली क्या उसका फूल नहीं लगता है, उड़हुर उसका भी फूल लगता है। अरे उतना दूर खेत में सब्जी रोपो ना,
भिंडी रोपो, परोर रोपो, इन सारे का फूल होता है। तो इस सारे के सारे पौधे क्या कहलाएंगे? पुष्पी पौधा। और उस पौधा में हम लोग को पढ़ना है कि वो जनन कैसे करते हैं। तो एक बात तो सही है कि जिस पौधा की तुम बात कर रही हो वो पौधा में एक लिंग होता है। क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एक लिंगी पौधा क्या होता है, द्विलिंगी पौधा क्या होता है, इसको हम इरेज करते हैं। ये तो अच्छी तरह से पता है कि अगर लैंगिक जनन कर रहा है कोई भी चीज, कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है तो इस जनन करने के लिए दो पार्ट्सों का होना जरूरी है। पहला नर होगा और मादा, दोनों होगा। नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गई और मादा, ठीक है। तो इसमें तुम देखो तो लैंगिक प्रजनन में इस दोनों को होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर लैंगिक प्रजनन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पेड़ पौधों में चलोगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास फूल है और इस फूल के अंदर की बात हम बतलाए हैं, तो ये फूल है और फूल में चलोगे तो कोई पौधा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर पार्ट्स उपस्थित होता है, मादा वाला हिस्सा नहीं रहता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दोनों का गुण, दोनों जो लिंग है वो दोनों एक ही पौधा में रहता है, मतलब कि दोनों के दोनों कॉमन होता है। और जब दोनों एक ही पौधा में होता है तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी। और अगर केवल नर वाला है, केवल नर वाला है, एक हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक लिंगी, एक लिंगी। और एक कोई जरूरी नहीं है कि नारे वाले हिस्सा को हम लोग एक लिंगी बोलेंगे। अगर किसी पौधा में सिर्फ मादा भी है, सिर्फ मादा भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे, एक लिंगी। लेकिन अगर मान लो कि किसी किसी पौधा में नर और मादा दोनों हो जाए, नर और मादा दोनों हो जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास नर प्लस मादा, नर प्लस मादा, जिसमें दोनों जननांग उपस्थित हो, नर पार्ट्स भी और मादा पार्ट्स भी, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी। समझ में आ रही है? जैसे मनुष्य में देखो तो मनुष्य उभयलिंगी है कि एक लिंगी है? उभयलिंगी को द्विलिंगी ही बोला जाता है। बताओ मनुष्य के बारे में सोचो ना कि अगर कोई मनुष्य है तो सिंगल और रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? जनन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और नहीं कर सकता है तो इसका अर्थ ये न है तो उसके पास एक ही वो सिस्टम है। तो एगो सिस्टम है तो कैसे कर सकता है? उसको याद करो कि अगर नर होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होगा, अगर लेडीज होगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एग्स होगा। और जब तक एग्स और स्पर्म मिलेगा नहीं, जब तक रिंकी पिंकी आएगा कैसे? नहीं आएगा। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी मतलब नर और मादा जिस पौधा में उपस्थित हो दोनों जननांग, उसको हम लोग उभयलिंग बोलेंगे। और जिसमें केवल नर हो या केवल मादा हो उसे हम लोग एक लिंगी बोलेंगे। एक लिंगी के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है? पपीता आ जाएगा, तारबूज आ जाएगा, तारबूज आ जाएगा। एक लिंगी की अगर बात करोगे ना तो इसके अंतर्गत तारबूज आ जाएगा, तारबूज, पपीता, पपीता या और भी आ सकता है ऐसा ऐसा। और जबकि उभयलिंगी की अगर तुम बात, इसके अंतर्गत तुम्हारा उड़हुर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सरसों, सरसों सबसे बेहतरीन, सब कोई देखा होगा। और सरसों के कौन नहीं देखा है? नहीं देखे तुम लोग सरसों के खेत? सरसों, गुड़हल, गुड़हुर या उड़हुर कुछ ही उसको बोलते हो, और जो भी है उसको, वो सब के सब क्या है? उभयलिंगी है। तो इन पौधों में जो है ना, अब यहाँ देखो लिंग मौजूद है तो ये जनन भी करेगा, जनन भी करेगा। और जनन करने के लिए दोनों को आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पास एक पौधा लिए हैं और वो पौधा हमारा है उभयलिंगी, ठीक है। उभयलिंगी दोनों इसी से समझ लेंगे हम लोग, उभयलिंगी को भी और एक लिंगी को भी, दोनों को समझ लेंगे। तो अगर इस पौधे की अगर बात करूं तो उभयलिंगी या एक लिंगी दोनों को समझते हैं। जैसे देखो पौधा में होता क्या है, कोई भी पुष्प पौधा होगा तो उस पुष्प में बहुत सारा हिस्सा होता है और उसको तुम अच्छी तरह से देखोगे तो पुष्प
का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें से, अरे देखो चमेली का फूल ना, या किसी भी चीज का ले लो ना फूल, तो उसको नीचे वाला हिस्सा हरा पार्ट्स होता है, जैसे हम अभी दिखाते हैं। देखो इसमें तुमको गौर करो तो पता चलेगा कि इस तरह का पुष्प होता है कि नहीं है, और यहाँ वाला जो ये वाला हिस्सा है वो नीचे हरा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ऊपर में तो कोई रेड वाला हिस्सा जो है फूल है, और फूलों के बीच में से पतला पतला महीन महीन धागा तरह ऊपर निकला हुआ है, नजर आ रहा है। तो जो नीचे वाला हरा हरा जो नीचे लटका हुआ है इसको बोलते हैं बाह्य दल। जैसे इसमें देखो ये वाला हिस्सा नीचे लटका हुआ है, तो रियली में लीफ बन गया। लीफ से भी छोटा आकार होता है, वो होता है बाह्य दल। और बाह्य दल के बाद जो होता है ना, वो बाह्य दल के बाद होता है दल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल के बाद जो हिस्सा होती है, जो रेड वाला भी हम दिखाएं, जैसे ये वाला हिस्सा रेड वाला, इसको हम लोग बोलेंगे दल या पंखुड़ी। इसको क्या बोलेंगे, दल या पंखुड़ी। रियली में यही फूल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ी या दल। इसको पंखुड़ी या दल भी बोला जाता है, ठीक है। दल या पंखुड़ी एक ही चीज है। तो ये वाला हिस्सा होती है पंखुड़ी, और बाकी जो मेन प्रोसेस होता है वो ये सब जो धागा की तरह दिख रहा है ना, ये सब होता है। इसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा, सॉरी इसमें जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, रेड वाला, ये होता है वर्तिकाग्र, और ये ब्लू वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं प्रागकोश। जो ऊपर गोल नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रागकोश। और प्रागकोश जिस पाइप से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं तंतु, ठीक है। तो इसमें प्रागकोश, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों के तीनों स्त्री का भाग है, माने स्त्रीकेशर इसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीकेशर। याद रखो कि इसमें तीनों हिस्सा है। देखो वर्तिका, वर्तिकाग्र, दूसरा में क्या है, वर्तिका, कहाँ गया, देखो वर्तिका, और एक तीसरा जो हिस्सा है वो है अंडाशय। ये तीनों के तीनों हिस्सा स्त्रीकेशर कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीकेशर। और बाकी जो हिस्सा बच गया वो कहलाता है पुंकेशर। बच क्या गया, परागकोश, तंतु, पंखुड़ी वगैरह, ये सब तो उसकी अलग बात है। इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेशर। इसको क्या बोलेंगे, पुंकेशर, में तंतु प्लस परागकोश। अगर पुंकेशर की बात करूं तो तंतु प्लस परागकोश, और ये वाला हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाएगा, पुंकेशर। इसे हम लोग पुंकेशर बोलते हैं। अब देखो ये जनन कैसे करता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये पुंकेशर है, ये परागकोश है। तो परागकोश में भरा हुआ होता है परागकण। याद रखना कि परागकोश में क्या होता है, परागकण। ये तुमको जनरली पीला कलर का मिलेगा। ये जो परागकण होता है पीला कलर का। देखो सरसों जिस खेत में रोपा हुआ रहता है उसके आरी पर चलोगे, गए हो कभी सरसों में, तो उसमें देखना कि सरसों में जाओगे ना, तो सरसों का अगर शर्ट उजला वाला है तो पीला में थोड़ा ना पता चलेगा। उसको आरी से गुजरोगे तो पाउडर ऐसा लग जाएगा, या वो फुलाया हुआ है तो उसको अगर छू करके देखोगे तो उसका पाउडर तरह तुम्हारा हाथ में पीला पीला लग जाता है। तो जो पीला लगता है ना वो रियली में परागकण होता है, वो रियल में परागकण होता है, जो कि किसका हिस्सा है, पुंकेशर का। पुंकेशर का मतलब होता है पुरुष, यानी कि नर। इसका मतलब क्या है, नर। और इस स्त्रीकेशर का मतलब है मादा। अब यहां पर देखो परागकण है
और पराग कण किस में पाया जाता है? पराग कोश में। और यही पराग कण किसी भी माध्यम से झड़ कर करके ये मान के चलो किसी भी माध्यम से वो आ जाए इस पर, किस पे? वर्तिकाग्र पर। ये पराग कण जो है निकल करके यहाँ से किस पे आ जाए? इस वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ से यहाँ आने का मतलब देखो, अब यहाँ से समझो कि पराग कणों को पराग कोश से निकल कर करके वर्तिकाग्र तक आने की प्रोसेस परागन कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागन। देखो हम यहाँ लिखते हैं परागन, परागण, परागण। परागन तुमको दो तरह का होता है, ऐसे हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक परागकण, परागकण के पहुंचने की क्रिया, और वो क्या कहलाता है? परागण। अब देखो परागण की दो तरह से हो सकता है। पहली बात कि अगर कोई एक लिंगी पौधा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें चाहे तो नर होगा या तो फिर वो मादा होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, चाहे तो नर होगा या तो फिर वो मादा होगा। तो अगर परागकण है और एक दो पौधा, हम इसको एक बना दिए, एक पौधा मान लो कि मेरे पास इस तरह का कोई पौधा है और एक पौधा इस तरह से हम यहाँ बना लेते हैं, और इस पौधा को हम मान कर चलते हैं कि दोनों के दोनों एक लिंगी है, एक लिंगी। दोनों के दोनों पौधा क्या है? एक लिंगी है, ठीक है। अब एक लिंगी है तो इसको हम मान के चलते हैं कि मेरा मादा वाला है और एक क्या है? नर वाला है। तो नर है तो नर में कौन कौन हिस्सा पाया जाएगा? परागकोश पाया जाएगा, परागकण पाया जाएगा। तो अगर यहाँ से परागकण निकल कर करके, इसका परागकण निकल कर करके इस पे आ रहा है, तो ये अलग पार्ट से, ये अलग पार्ट से, मतलब ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। तो यहाँ से यहाँ जो कण आ रहा है परागकण, तो यहाँ से यहाँ परागकण आने की जो विधि है, प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं परागण। उसको क्या बोलेंगे? परागण। अब यहाँ पास परागण को भी दो हिस्सा में बांटा गया है। परागण एक होता है स्वपरागण, परागण, स्वपरागण, और एक होता है परपरागण, परागण। अब देखो स्वपरागण और परपरागण क्या चीज है? तो ऐसे भी समझो, स्व का मतलब क्या चीज? खुद, स्वयं, सेल्फ, और पर माने दूसरा कोई, दूसरा कोई। तो यदि किसी दूसरे पौधा का, किसी दूसरे पौधा का परागकण किसी दूसरे पौधा पर जाता है, समझो, यदि कोई पौधा का परागकण किसी दूसरे पौधा पर जाता है तो उस प्रोसेस को या उस जाने को या उस परागण को हम लोग बोलते हैं परपरागण। मतलब कि दूसरा का परागकण किसी दूसरे पौधा पर चल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं परपरागण। और जबकि स्वपरागण क्या है कि दोनों, इस पौधा में देखोगे तो दोनों हिस्सा मौजूद है, परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है। तो अगर इसी पौधा का परागकण इसी वर्तिकाग्र पे आता है, इसी परागकोश में मौजूद परागकण इसी वर्तिकाग्र पे आता है, तो देखो तो खुद पे जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? खुद का जो पौधा वाला परागकण है वो खुद ही पे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। जिसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण। और स्वपरागण और परपरागण में यही अंतर है। अब देखो यहाँ होता क्या है कि ये जो वर्तिकाग्र है, जैसे परागकण इस पे मौजूद है, इस पे मौजूद होता है, यानी कि इस परागकोश से निकल करके परागकण पे आता है, तो वर्तिकाग्र पे आता है, तो यहाँ एक विशेष तरह की एंजाइम स्रावित होती है। जैसे यहाँ आएगा एक विशेष तरह की एंजाइम स्रावित होती है, और उस एंजाइम इस परागकण को इस तंतु से, तंतु ये जो है ना रेड वाला ये हिस्सा, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। और जबकि ऊपर वाला हिस्सा को क्या, ये वाला जो अरे गोल ऐसे नजर दे रहा है रेड वाला, ये इस हिस्सा को वर्तिकाग्र बोलेंगे। इसको हिस्सा को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और जिस को वर्तिकाग्र जिस पे मौजूद रहता है, जैसे इसको ऐसे समझो कि हमारे पास कलम है,
मार्कर है, इसको ऊपर में ई स्थित है, तो इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे। और जिस पे ई स्थित रहता है, यानी कि ई इस पे स्थित है, इस पे, तो इसको हम लोग वर्तिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिका। तो जैसे ही परागकोण इस पे आता है, यानी वर्तिकाग्र पे आता है परागकण, तो ये एक विशेष तरह के एंजाइम स्रावित करता है, और वो परागकण इस वर्तिका से होते हुए ये पहुंच जाता है यहाँ अंडाशय में। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, इस हिस्सा को अंडाशय बोलते हैं। और यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ शुरू हो जाता है निषेचन की क्रिया। निषेचन समझ में आ रही है ना? निषेचन जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो निषेचन करता है, निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो वर्तिकाग्र पर परागकण आया है, तो परागकण क्या है? नर युग्मक है, और जैसे ही अंडाशय में प्रवेश करेगा तो ये तुमको बीजांड का रूप लेगा, मतलब बीज का रूप लेने लगेगा। धीरे धीरे ये विकसित होगा, और विकसित जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इस सारे पंखुड़ी वगैरह ये जो तंतु है वो सब मुरझा करके झड़ जाता है, गिर जाता है। ऐसे भी देखना, रोड तो देखने की होगी, तो लोग फूल लगेगा ना, तो देखना कि जैसे उसमें लगता है, हम लोग उसको भाती बोल देते हैं। तो जैसे उसमें लगता है तो वो जैसे छोटा छोटा होता है तो वो अपने से उसके आसपास वाला जो पत्ता था सूख करके गिरने लगता है। अगर सूख करके गिरने लग रहा है ना, तो इसका अर्थ ये है कि परागकण जो है वर्तिकाग्र पर चला गया है, और वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में निषेचन कर चुका है। और निषेचन कर चुका है तो बताओ ये क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। अरे आम का पौधा देखो ना, बीज बनाएगा। बीज बनाएगा तो इस बीज को फिर तुम रोप दोगे, तो फिर इसको से नया पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अब देखो यहाँ कि इस पौधा से एक और पौधा का जनन हो गया कि नहीं? अगर बहुत मनी इसका बीज बना होगा तो बहुत सारा पौधा बना होगा। और इस तरह से तुम समझ सकते हो कि हम लोग क्या कर दिए, पौधों को निर्माण कर दिए थे। यहाँ पर क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मतलब कि पुष्पी पौधा अपने ही जैसे पौधे को विकास करते कैसे हैं, तो उसका विकास करने की प्रोसेस ये चीज़ है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें सीखी। एक परागण, परागकण, परागण, एक लिंगी, उभयलिंगी। क्या चीज़ है? सीख लिए कि एक लिंगी उसको कहते हैं कि जिस पौधा में केवल एक ही लिंग मौजूद है, चाहे तो वो लिंग नर हो या मादा हो, एक लिंगी कहलाता है। उभयलिंगी किसको कहते हैं? तो ऐसा पौधा जिसमें दोनों मौजूद है, स्त्री वाला हिस्सा भी, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद है, उसको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। और जबकि एक पौधा का परागकण किसी अन्य पौधा पर जाकर करके निषेचन की क्रिया करता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पर परागण, उसको पर परागण। जबकि एक ही पौधा का परागकण उसी पौधा पर जाकर के मिलता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। तो ये इसका आज की क्लास। तो अब इसे राइट करो।